मॉर्निंग क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपकी एस चंद बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से है। बच्चों यहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज हैं मैं इनको 3 पार्ट्स में करूंगी, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 में। तो आज मैं आपको वीडियो 1 के एमसीक्यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक है। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इसके साथ ही बच्चों, अगर आपके पास एसएसटी और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए मंगा सकते हैं एसएसटी एंड एनसीईआरटी की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, जो सेल जो नाम है, जो टर्म है, वो किसने दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक हैं वो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। कैसे हैं? इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। साथ ही इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को। क्या किया था? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को इन्होंने ऑब्जर्व किया था और वहां पर देखा था इन्होंने कॉर्क स्लाइज। तो कॉर्क स्लाइज में इन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था 1665 में और सेल को टर्म किया था एज सेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी कहती थी कि जो सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। जो न्यू सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपकी न्यू सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये जो सेल थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, शील्डिन एंड शोआन, वही आपका सही आंसर है। शील्डिन एंड शोआन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, जो बाद में मॉडिफाई की गई थी। जिसको मॉडिफाई किया था यहाँ पर द नेम ऑफ द रुडोल्फ विर्कॉव थे, जिन्होंने इसको सेल थ्योरी को बाद में मॉडिफाई किया था। और जो सेल थ्योरी थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं, वो दी थी शील्डेन एंड शॉन ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की वो सभी को पता है और होनी भी चाहिए कि नर्व सेल जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ लेंस इन द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज। तो देखिए हम सभी को पता है माइक्रोस्कोप किस पे काम करता है, लेंसेज पे काम करता है। साथ में विजिबल लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं जो स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा नजर नहीं आता, लेकिन जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें काफी बड़ा मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट का सैंपल का इमेज नजर आता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस का यूज करते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं, 2 लेंसेज का यूज करते हैं। तो सही आंसर आएगा A2। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगिन 1665। जैसे कि हमने ऊपर बताया ही है कि रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था 1665 में। तो जो हिस्ट्री में जो सेल के बारे में पढ़ाई स्टार्ट हुई थी 1665 से हुई थी विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ माइक्रोग्राफिया? तो दिस इज अ सेल बायोलॉजी बुक। जो माइक्रोग्राफिया है ये एक सेल बायोलॉजी बुक है जो कि लंदन में हुई थी। पब्लिश किसने की थी, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे देखा गया था कि अंडर माइक्रोस्कोप सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में बात कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन दिए थे उन्होंने 60+। और जो रॉबर्ट हुक जी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो माइक्रोग्राफिया जो पब्लिकेशन हुई थी 1665 में वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ओके, तो यहाँ से आप सेल थ्योरी से सेल का जो टर्म है उससे पता लगा सकते हो ईयर के थ्रू। उसके बाद है 6 वाला, द आइडिया omins cellula acellula which mean all living cell arises from the pre-existing cell was given by। ये जो टर्म है omins cellula acellula, जिसका मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग सेल है वो कहाँ से बन रही है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है।
तो ये किसने बताया था? तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो सेल थ्योरी थी, शेल्डन शोआन ने दे रखी थी, लेकिन उसके बाद क्या था, उसको मॉडिफाई किया था इस थ्योरी को रुडोल्फ विरकॉब ने, जिन्होंने ये बताया था कि सेल से क्या होता है, उसका डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू और डॉटर सेल बनती हैं। क्योंकि सेल थ्योरी में तो ये बताया गया था कि प्री एग्जिस्टिंग से बनती है, पर कैसे बनती है ये बताया था रुडोल्फ विरकॉब ने। उन्होंने बताया था कि जो सेल है उनका सेल डिवीजन होता है, उससे डॉटर सेल बनती है, माने न्यू सेल फॉर्म्ड होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी वाला, रुडोल्फ विरचॉव। तो यहाँ पर जो यहाँ पे पुरकिंजी हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म उसका नाम दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी में किसने क्या दिया, ये मोस्टली लर्न करने वाली चीजें हैं आपकी। फिर है 7th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इरेगुलर और वेरिएबल शेप। तो यहाँ पर जो इरेगुलर शेप हैं या वेरिएबल शेप हैं वो किसकी होती है? तो ये तो सभी को पता है कि जो अमीबा है उसका कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता, तो इरेगुलर या वेरिएबल शेप किसकी होती है? अमीबा की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज ऑब्टेन्ड इन। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में वो कहाँ होता है? तो यहाँ पे यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? तो यहाँ पे यू का मतलब है एनक्लोज्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है यहाँ पे कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे यू का मतलब होता है एनक्लोज और कैरियन का मतलब होता है आपका कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज होता है एंड इट प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंड इट इज प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, ये हमारा सेल है और डबल मेम्ब्रेन में ये एनक्लोज्ड है, डबल मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है। यहाँ पर ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है और यहाँ पर आपका होता है दैट इज न्यूक्लियोइड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेन। तो कहाँ होगा यहाँ पर? तो ये न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर आपका 8 का बी वाला ऑप्शन जो आएगा वो ठीक आएगा कि जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूक्लियस इज अ शीट ऑफ। जो न्यूक्लियस है वो शीट है किस चीज की? तो देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह का सेल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, दिस इज योर न्यूक्लियस। ओके, और ये आपके क्या है? ये आपके क्रोमोटिन है, क्रोमेटिन मतलब जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद इसका ये है जो डेंस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? दीज आर नेकेड बॉडीज जो खुद के मेम्ब्रेन जिनका नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, लेकिन खुद राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। कहाँ हो रही है राइबोसोम्स की सिंथेसिस? न्यूक्लियोलस में हो रही है। तो यही पूछा, न्यूक्लियोलस इज द शीट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस आएगा। और राइबोसोम सिंथेसिस में किसका होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फिर 10th वाला है, मिडिल लामेला इज फॉर्म्ड ऑफ। पहली बात तो व्हाट इज मिडिल लामेला? मिडिल लामेला इज अ जेली लाइक सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। जो मिडिल लामेला होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है और किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम पैक्टेट, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। तो यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट आपका सही आंसर आएगा 10th का। तो 10th का ए ऑप्शन आपका एकदम ठीक होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है, जो एडजेस्टेंट सेल होती है प्लांट टिश्यूज के अंदर, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल एंड दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड द मिडिल लामेला विच इज मेड अप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। फिर 11th है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
कुछ मटेरियल को आने देती है और कुछ मटेरियल को जाने देती है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो जो 11th का जो करेक्ट आंसर है आपका वो बी ऑप्शन है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो बी अगेन दे रखा है सेमी परमिएबल, तो यू जस्ट गो विद द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ ही चीजों को सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीजें अंदर जाए कौन सी चीजें बाहर जाए, तो करेक्ट आंसर होगा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद है 12th, a cell placed in a solution swells up, the solution is। देखिए बात करते हैं, एक सेल है और उसको एक कंटेनर में किसी सॉल्यूशन में डाल रखा है, और ये जो सेल है डले डले क्या हो गई है, स्वेल हो गई है, फूल गई है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो ये देखो इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर पहली बात तो ऑस्मोसिस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है ये हमको समझना है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है ये हमको समझना होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा होता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ जाता है। तो बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है। या फिर हम बात करें अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट कैसा होगा, कम। तो सॉल्यूट में लो से हाई की तरफ जाता है। तो अगर सॉल्वेंट बाहर की तरफ ज्यादा है तो सॉल्यूट कम होगा और अंदर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो पानी क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट, जहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये फूल गया। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अंदर का जो सेल है वो फूल गया है। तो दो तरह की ऑस्मोसिस होती है, एक तो होती है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होती है एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो में क्या होता है, वाटर मूव्स आउट। एक्सो में क्या होता है, एक्सो माने आउट, तो यहाँ पे वाटर मूव्स आउट हो रहा है। और एंडो में वाटर जो है वो मूव्स इन हो रहा है। तो एक्सो में वाटर बाहर की तरफ आता है, और जब बाहर की तरफ आता है, सेल से बाहर की तरफ आएगा तब सेल श्रिंक होगी। तो यहाँ पे आपका एक्सोऑस्मोसिस तो नहीं हो रहा क्योंकि सेल फूल रही है, तो वाटर इनसाइड जा रहा होगा, तो एंडोऑस्मोसिस हो रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमको टर्म दे रखा है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, जबकि वो तो था नहीं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट की कम होगी, तो ये यहाँ पर हाइपरटोनिक तो नहीं होगा। आइसोटोनिक में होता है दोनों में सेम, तो वो भी नहीं है। और हाइपोटोनिक में होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ पे स्वेल हो रही है, तो यहाँ पर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। कैसी होगी, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने वाली है। तो आपका यहाँ पर हाइपोटोनिक आपका सही आंसर आने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हमने पीछे ही बात करा था, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्वेंट की ज्यादा हो। ठीक है, तो जैसे सपोज ये सेल इसमें पड़ा है, तो इसमें सॉल्यूशन से सेल के अंदर क्या जाएगा, वाटर जाएगा। तो यही बोल रहा है, अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बर्स्ट अप। इतना पानी जाता है कि लास्ट में ये फट जाता है। तो इज इट अ एनिमल सेल, इट इज अ बैक्टीरियल सेल, इट इज अ फंगल सेल, इट इज अ प्लांट सेल। तो देखो हमको पता है कि दो तरह की सेल होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल, है ना। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है। क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। मतलब कि एनिमल सेल से सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन काफी डेलिकेट होता है। तो अगर इसमें ज्यादा कुछ जाएगा तो फटने का डर रहता है। लेकिन अगर आपकी यहीं पे प्लांट सेल में कुछ जाएगा तो उसमें सेल वॉल भी है जो कि काफी टफ है, और वो इस तरह के जब उसके अंदर सॉल्वेंट जा रहा है तो उसको बचाएगा बस्ट होने से। तबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे एनिमल सेल आएगा, सही ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल भी प्लांट सेल है, फंगल सेल भी प्लांट सेल है, और प्लांट सेल तो प्लांट सेल है ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आता है,
बल्क ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोऑस्मोसिस और बोथ ए एंड बी। तो पहले हम समझेंगे कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है। एंडोसाइटोसिस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है इनसाइड दी सेल, और जो एक्सोसाइटोसिस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है आउटसाइड दी सेल। तो यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट है वो आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट इनसाइड होगा या आउटसाइड द सेल होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल अमीबा ले लेते हैं हम लोग। अमीबा को जैसे ही यहाँ पे कोई फूड मिलता है तो ये इसको एनगल्फ करने के लिए इसमें फॉल्स फीट आ जाते हैं, सीटोपोडी जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद ये इसको एनगल्फ करके इस तरह से बना लेता है और उसके बाद यहाँ पर बन जाता है आपका फूड वॉक्यूल। और फिर जो भी चीज इसको बाहर की तरफ निकालनी होती है, जो भी बचा कुचा डाइजेस्ट करने के बाद होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो जब इसमें फूड को एनगल्फ किया है तो ये आपका एंडोसाइटोसिस है, और जब फूड को इसने आउट किया है मैक्रोमोलिक्यूल को तो ये एक्सोसाइटोसिस है। तो यही पूछा, बल्क ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू, एंडो के थ्रू भी हो सकता है, एक्सो के थ्रू भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी, यहाँ पर 14 का डी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो जैसे कि हमको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये सेल है उसके अंदर आपका होता है साइटोप्लाज्म, है ना। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म देखा जाता है। तो चलो अब यहाँ से ही हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या है, यूनिट मास है प्रोटोप्लाज्म का नहीं। प्रोटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस भी आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म पूरा प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं होता। फिर दूसरा पूछा है प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हटाकर होता है, नो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने के लिए हमको नहीं मिलता। फिर बोलता है प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दो और न्यूक्लियस को भी हटा दो, तो जो बचेगा वो आपका साइटोप्लाज्म होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और फिर चौथा पूछा है प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल, नहीं, जो भी सेल ऑर्गेनल है वो आपके साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं तो वो इंक्लूडिंग आएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद 16 पूछा है रफ ईआर कंटेन, तो जो ईआर का मतलब है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से है। तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसमें क्या होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, जो भी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में वो रफ होती है, किसकी वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो रफ होती है, इसलिए यहाँ पे रफ आएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इज टर्म्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इफ देयर आर राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट देन इट बिकम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पर राइबोसोम जो सी ऑप्शन है वो एकदम ठीक आ जाएगा, वो रफी राइबोसोम्स की वजह से हुआ है। फिर है 17 प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स हमारे सभी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। जो प्लास्टिड्स है वो सभी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। तो जो प्लास्टिड्स है उसको मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर है उसकी वजह से, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। फिर होता है क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलरिंग एजेंट के लिए, जो फ्लावर्स के अंदर कलरिंग एजेंट होता है उसके लिए होता है। फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो आपका कलरलेस होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड है वो है आपका एलिरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, क्योंकि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है। जो अमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को करता है, एलिलोप्लास्ट लिपिड्स को करता है। तो यहाँ पे एलिरोप्लास्ट आएगा जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, क्योंकि अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और एलिलोप्लास्ट लिपिड्स को स्टोर करता है। दैट्स व्हाई एलिरोप्लास्ट आपका सही आएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है शीट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो देखिए फोटोसिंथेसिस होती कैसे है कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होते हैं? तो 3 तरह की प्लास्टिड मैंने बताई थी अभी। क्लोरोप्लास्ट जो जिसमें कि ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के लिए शो होती है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट्स देती है। तो यहाँ पर शीट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? जहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो बी ऑप्शन है 18 का वो सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द शीट्स ऑफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां क्या हो रहा है ये हमको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस कहलाता है ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि वहां पर फूड ऑक्सीजन से जुड़कर एनर्जी दे रहा है। तो जो ये एनर्जी दे रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो पहली बात तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। कैसा है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। और इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक respiration. So as it is produce energy in the form of ATP by the oxidation process such as Krebs cycle. It occur in the mitochondria matrix in which pyruvate from the glycolysis oxidize and produce ATP and hence they are called powerhouse of the cell. तो यहाँ पर 19 का जो बी ऑप्शन है Krebs cycle of aerobic respiration ये आएगा। फिर 20 की बात करते हैं। Golgi apparatus is involved in the synthesis of। तो गोल्जी क्या होता है? यूकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग किसकी करता है? सेल्यूलोज की करता है। गोल्जी एपरेटस का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी करता है? सेल्यूलोज की करता है। तो 20 का जो किसकी करता है? सेल्यूलोज की करता है। तो 20 का सी वाला ऑप्शन ठीक आएगा। 21 है लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका काम होता है, ये गोल्जी एपरेटस में जो व्हेन गोल्जी एपरेटस फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म लाइसोसोम। जैसे ये गोल्जी एपरेटस है और ये गोल्जी एपरेटस है, जब ये फ्यूज होगा तो ये क्या बनाएगा? दे फॉर्म्ड लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? क्लीनिंग का। किसका काम होता है? क्लीनिंग का। किसकी क्लीनिंग करता है? डेब्रीज की। किसकी क्लीनिंग करता है? जो डेड ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी। जो सेल डैमेज हो जाती हैं उनकी क्लीनिंग करता है। कैसे करता है? खुद क्योंकि ये अपने अंदर की सेल को ही खत्म कर लेता है, तो एकदम सुसाइड कर लेता है, तो इसको हम सुसाइडल बैक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक आएगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इसका पार्ट 2 भी मैं आपको जरूर जल्दी दूंगी और पार्ट 3 भी है, पार्ट 1 में चल रहा है अभी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन। तो अभी आपने देखा अमीबा के अंदर खाना लेता है, खाना छोड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये फंक्शन क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि अमीबा में पानी में मिलता है। पॉन्ड इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो बॉडी में पानी आएगा, चांस होगा सेल के बस्ट होने का। तो सेल बस्ट ना हो, इसी सेल को बस्ट होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है उसको होता है ऑस्मो रेगुलेशन। खुद ही रेगुलेट करता है अंदर के सॉल्वेंट जो आ रहा है उसकी वजह से बस्ट ना हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन, ताकि बॉडी का जो सॉल्वेंट का हिस्सा है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। फिर आता है 23 सेंट्रोसोम्स अकर इन। तो जो सेंट्रोसोम्स हैं अकर इन एनिमल सेल and in some lower plant cells. So centrosomes are absent in higher plant and fungi. जो centrosomes होते हैं वो higher fungi में, higher plant में absent रहते हैं, तो ये बोलेंगे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आए हो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें
कमेंट आप एप्रिसिएशन के लिए भी कर सकते, कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते।